उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। अभिनय के आकाश में रोहिणी नक्षत्र की तरह रोशन है। रोहिणी हटंगड़ी। अगर कोई जुर्म किया है तो मैंने किया है। पार्वती, हिरासत में लेना होगा तो मुझे लेना पड़ेगा। मेरे पति का इसमें कोई दोष नहीं है। जिनके अभिनय ने फिल्म गांधी में सजीव किया इतिहास को। All right, then go. Can you do shame? I'm your wife. मुझे सिर्फ 2 किताबें मिल पाई कस्तूरबा पे। हमारी बा मनमाला बेन पारिख ने लिखा था और बा और बापू की शीतल छाया में ये सुशीला बेन नायर ने लिखा था। अभिनय को दिए नए अर्थ। मैं तुम्हारी आंखों क्या हुआ? मर्द ने मारा। वो जब से दूसरी औरत किया है ना, रोज कुछ न कुछ नाटक करता है। अच्छी म्युनिसिपालिटी की नौकरी थी, दारू के लफड़े में वो भी छूट गई। चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के साथ तय किया संघर्ष का अग्निपथ। पैसों के लिए वो डाके डालता था, कभी कभी वो खून भी कर। आपके बेटे के दुश्मनों ने उस पर गोली चलाई है। कायतुंडे साहब, जिस तरह बुरे का अंत बुरा होता है, उस डाकू का भी अंत बुरा हुआ। रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों की सशक्त अभिनेत्री रोहिणी हटंगड़ी आपसे बांटेंगी अपनी यादें, सारांश में नहीं बल्कि पूरे विस्तार में। 300-903 मीटर्स किंवा 970 किलोहर्ट्ज वर हे आकाशवाणीचं पुणे ब केंद्र आहे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में रोहिणी हटंगड़ी। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, रोहिणी जी से बातों का सिलसिला एनएसडी तक जा पहुंचा था, जहां उन्होंने एनएसडी में अपने एक्टिंग के डिप्लोमा से जुड़ी यादें हमारे साथ बांटी थीं। और अब रोहिणी जी बताने जा रही हैं कि जब रिजल्ट्स आने की बारी आई तो क्या हुआ। हाँ, तो रोहिणी जी बताइए कि जब एनएसडी के रिजल्ट्स आने वाले थे तब क्या हुआ था। फिर अगेन व्हेन वी पास्ड आउट, हमारे 4 अवार्ड्स थे। एक तो बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट और बेस्ट स्टेज क्राफ्ट के लिए था। तो स्टेज क्राफ्ट के लिए तो हमको नहीं मिला, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट मुझे मिला और जयदेव जी को बेस्ट डायरेक्टर का मिला। अब ये हुआ था कि जयदेव जी को असल में 2 थे, इसलिए हमारा रिजल्ट उन्होंने 4-5 दिन देर से लगाया। जिस दिन होना था उस दिन दिया नहीं हमको रिजल्ट। तो क्या हुआ तो फिर हम लाइब्रेरियन, हमारी महाराष्ट्रियन ही लेडी थी, हालांकि वो मैरिड टू साउथ इंडियन, स्वामीनाथन करके। तो उनको हमने पूछा कि क्या हुआ, क्यों लेट हो रहा है। तो कहने लगी क्या है ना, मैंने परसों देखा जयदेव तुम्हारे इसमें से ना ऐसे कुछ वो किया है, रब आउट किया है, ते खोडलेलं आहे, त्यामुळे मला काही कळत नाहीये काय। तो टेक्निकली क्या हुआ था, जयदेव जी को ऑलराउंड स्टूडेंट का अवार्ड गया था, लेकिन वो टेक्निकली मेरे पास आया क्योंकि मुझे जयदेव जी से 1.5% ज्यादा मिले थे मार्क्स। और उसके लिए वो मेरी तरफ आया था। तो हम वो लगाते रहे, सभा को मिल गया होगा या किसको मिल गया होगा, जयदेव के वहां से निकाला है और फिर जयदेव को कौन सा मिला होगा, क्योंकि जयदेव का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था। यातना घर, महेश एलकुंचवार का यातना घर उन्होंने डिप्लोमा के लिए किया था, जिसमें मैं नहीं थी। अच्छा। और सभा की प्रोडक्शन में भी मैं नहीं थी। तो हमारे वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते थे, वो पूछने लगे, अरे रोहिणी हम तुम्हें किसके ऊपर हम जज करेंगे, तुम हो ही नहीं किसी प्रोडक्शन में। क्योंकि दोनों को मैं चाहिए थी और सर ने बोला कि दोनों को चाहिए, झगड़ा नहीं, रोहिणी काम ही नहीं करेगी डिप्लोमा प्रोडक्शन में। 3rd ईयर के, यानी मेरी एग्जामिनेशन में मैंने काम नहीं किया। खैर पूरे साल का भी वो काम देख लेते हैं और वो करते हैं, ऐसे हुआ था। तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे थे कि कौन होगा। फिर अल्टीमेटली ये पता चला कि वो टेक्निकली मेरे पास आया था। तो मुझे 2 अवार्ड्स, जयदेव को 1 अवार्ड, ऐसे हम अवार्ड्स हमने बांट लिए थे। और फिर वहां से निकल आए। खैर तब थोड़ा सा सीरियस मामला हो चुका था कि क्या करें, घर पे बताएं नहीं बताएं। तो फिर मैंने कहा बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे फादर तो आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे पीछे तो पढ़ने वाले हैं, अब शादी कर लो, बहुत हो गया, ऐसे करके वो मेरे
फादर पीछे पड़ने वाले थे। मैंने कहा बता देना ये अच्छा है, तो इसलिए मैंने बताया मेरे फादर को। तो 1 मिनट तक शांतता। वो 1 मिनट बहुत भारी रहा होगा। बहुत भारी रहा। मैंने कहा ये क्या हुआ? मुझे लगा था हाँ वो मान लेंगे, चलो ठीक है करके। क्या करेंगे, तुम दोनों फ्रीलांसर हो, फ्रीलांसिंग में क्या होता है, नौकरी करनी चाहिए किसी ने, ये वो। और फिर मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे वो देख के रखे हैं, तो फिर थोड़ा सा मैंने वो किया। देखो मैं, एक तो मुझे चश्मा है, और उस वक्त मैं 70s के बारे में बोल रही हूँ, उस वक्त चश्मा नको, ऐसे अरेंज मैरिजेस में होता था चश्मा नहीं चाहिए, तो 50% वहां चला गया। फिर मैंने सोचा कि अभी इस पे ही वो करते हैं। तो उस जमाने में ऐसे होता था कि हमारे एज के सब लोग फॉरेन जा रहे थे पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करने के बाद वहीं पे नौकरी कर लेते थे, और फिर यहाँ पे माँ बाप देखते थे, यहाँ पे लड़कियां, 4 लड़कियां चुनते थे, वहां से वो लड़का आता था, 1 लड़की चुनता था, शादी करता था, चला जाता था। ये बन गया था उस वक्त, फैशन ही बन गया था थोड़ा सा। तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा मुझे फॉरेन नहीं जाना है। शादी करके फॉरेन नहीं जाना है। तो ओके, फिर ऐसे नहीं। फिर मैंने कहा मुझे शादी के बाद काम करना है, तो और भी यानी ऐसे थोड़ा थोड़ा परसेंट में निकाल रही थी। फिर मेरे ख्याल में मेरे पापा को ध्यान आया कि लड़की में कुछ गड़बड़ है, ये नहीं करना चाहती है। तो फिर एक बार उन्होंने कहा क्या कहना क्या, मैंने कहा मैंने बोला है मुझे जयदेव के साथ शादी करनी है, ये वो। फिर मैंने कहा मुझे काम भी करना मिलेगा, एंड आई लव हिम, तो वो करने दो ना। तो उनका एक ही था, जात पात के बारे में कुछ नहीं था, क्योंकि जयदेव जी कोंकणी, मैं मराठी चितपावन, जात का इश्यू ही नहीं था। उनका सिर्फ ये था कि तुम दोनों फ्रीलांसिंग करोगे, घर कैसे चलाओगे, तो ये थोड़ा सा था। तो हमने ये कहा कि देखिए आप हमको 1 साल दे दीजिए, 1 साल में हम देखते हैं कि हम सरवाइव कर सकते हैं क्या, और अगर ऐसे लगा तो मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सही। क्योंकि तब कलाकारों को ऐसे बैंक्स में वगैरह इनवाइट करते थे, कलाकार करके नौकरियां मिलती थी, कोटा होता था और नौकरियां मिलती थी। तो मैंने कहा ऐसे होगा तो मैं नौकरी कर लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जयदेव जी उसमें नहीं थे कि 9 to 5 जॉब वाले जयदेव जी नहीं थे, वो पक्का मालूम था मुझे। और मैं ग्रेजुएट थी, मैंने कहा मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके फिर 1 साल हमने ऐसे निकाला, और फिर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर हम बाबा के पास गए, तब तक थोड़ा सा थॉ हो चुका था मामला घर पे। और फिर हमने 77 में हमने शादी की। बहुत सही। बहुत अद्भुत कहानी आपने सुनाई है ये। रोहिणी जी, यहाँ पर एक गाने की गुंजाइश बनती है जी, तो बताइए। ये शादी की सिचुएशन का बहुत अच्छा गाना मैंने देखा है, मौसम, और जो पंकज कपूर मेरे NSD के साथी हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म सज धज के टशन में। ये सुनते ओ बोले अंग्रेजी मुंडा, लगाता वोटा ईशाई, ओ बोले विलेज को गंदा, है भूला वो देसी ताने, आता जाता नुक्स निगाहे काम धाम गाना, आता जाता नुक्स निगाहे काम धाम गाना, पार समुंदर जागे उसने इतना ही जाना। सज धज के टशन में रहना, सज धज के टशन में रहना, बान फान के जशन में रहना, सज धज के टशन में रहना। खोल के गिफ्टा भी देना, देखो हेलो हाय बोल के, हाँ पड़ोसियां ने कुंडे शुंडे खोल के गिफ्टा भी देना, देखो हेलो हाय बोल के, पिपड़ियों पे नाचे सुनते बोलना वो ढोल के, डिस्को सीखा भूल गया है वो भंगड़ा पाना, डिस्को सीखा भूल गया है वो भंगड़ा पाना। समंदर जाके उस दिन कितना ही जाना। सज धज के टशन में रहना, सज धज के टशन में रहना, पानी फान के जशन
झोंक मिल जानी यही कोई जान भी ओ थोड़ी खास अदा है अपनी ते बकरी है शान भी कोई शान भी प्यार को बेचा अपने आप ही अपना पै जाना प्यार को बेचा अपने आप ही अपना पै जाना कसम खाने मर जाने सज धज के दर्शन में रहना सज धज के दर्शन में रहना बन ठन के जशन में रहना सज धज के दर्शन में रहना ओ बोले अंग्रेजी मुंडा तेजी मुंडा लगाता वोटा ईशाई ओ बोले विलेज को गंदा बदला है ये बंदा भूला वो देसी ताने इंग्लिश गाने जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना पार समुंदर जाके उसने इतना ही जाना सज धज के दर्शन में रहना सज धज के दर्शन में रहना बन ठन के जशन में रहना सज धज के दर्शन में रहना। रोहिणी जी, जयदेव जी से शादी और उसके बाद मुंबई आने के बाद आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी किस तरह से बदली? खैर, शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी बदल ही जाती है। पूना से बम्बई आ गई तो उस कॉन्फिडेंस के साथ तो आ ही गए थे कि कुछ ना कुछ कर लेंगे जी। तो उस तरह से मेरे भी नाटक चल रहे थे, जयदेव जी के भी डायरेक्शन वाले काम चल रहे थे। उनका वर्कशॉप की कल्पना जो साकार रूप ले रही थी, क्योंकि शुरू में ऐसे हुआ था कि चलो आविष्कार में बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा पहला नाटक आविष्कार से हुआ था, सांगुणा जयदेव जी ने डायरेक्ट किया था, मैंने एक्टिंग की थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आते ही हमने बिफोर मैरिज, शादी से पहले हमने वो प्ले किया था, तो वो आविष्कार का बहुत ही सक्सेसफुल प्ले रहा। तो सुलभा देशपांडे ने बताया कि जयदेव रोहिणी, तुम वहां से सीख के आए हो, यहाँ पे शाम को बच्चे इकट्ठा होते हैं, सब उनको लेके कुछ एक्टिविटी चालू करो। तो जयदेव ने कहा ठीक है, सब बच्चे। और फिर जो थिएटर गेम्स हम वहां सीख के आए थे, वो थिएटर गेम्स याद कर करके हम वहां पे करना शुरू कर दिया। तो उसमें से थोड़ा सा जयदेव जी ने वो लेके उसको एक रूप दे दिया 16 दिन में, और आविष्कार से हम वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट कर दिया। इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप जिसे बोलते हैं, थिएटर का जी। एक्टिंग सिखाते नहीं थे, लेकिन थिएटर के बारे में सब कुछ बताते थे, वो 16 सेशंस में। तो वो जयदेव जी ने धीरे धीरे, वो उसका जो संकल्पना थी वो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो चल रहा था, मेरा नाटक में चल रहा था काम। उसके बाद अचानक मुझे गांधी मिली, क्योंकि ये सारा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो सहजीवन हम बोलते हैं जी, तो उसमें ये होता था, गांधी के बाद लोग मुझे पहचानने लगे। ये होता है अभिमान जैसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि हम दोनों कलाकार हैं। इसलिए जयदेव जी हालांकि डायरेक्टर थे, मैं एक्ट्रेस थी, तो मैं लोगों के सामने ज्यादा रहने वाली हूँ, ये हमको पता था। और इसलिए अगर मुझे फेम मिली तो भी वो असर ना हो हमारी जिंदगी पे, ये हमने थोड़ा सा सजग रूप से हमने वो किया था कि जयदेव जी बैकग्राउंड में रहने वाले हैं, मैं इन फ्रंट ऑफ पीपल रहने वाली हूँ, लोगों के सामने रहने वाली हूँ, तो उसका कोई हमारी जिंदगी में वो नहीं आना चाहिए। बहुत सही। तो ये थोड़ा सा पहले से मालूम था, इसलिए फिर उसका असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और दूसरा ये था कि जयदेव जी हमेशा कहते थे कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ ग्रेटर मैन। क्योंकि मिस्टर मार्गरेट थैचर या मिस्टर क्वीन बनने के लिए या मिस्टर रोहिणी हट्टंगड़ी बनने के लिए जो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ऐसे बहुत बड़े ही पुरुष के पास वो कॉन्फिडेंस होगा, और उनमें से मैं एक हूँ। वाह वाह वाह। क्योंकि बहुत हमारे यहाँ समाज की रचना ही ऐसी है कि आपको इनविटेशन आता है तो सौ श्री जयदेव हट्टंगड़ी ऐसे इनविटेशन आएगा, तो हम दोनों साथ मिलकर जाएंगे। हालांकि मैं सिर्फ 100 में ही हूं मैं, या श्री जयदेव हट्टंगड़ी, 100 रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे इनविटेशन आया तो मेरी आइडेंटिटी है उसमें, कुछ आइडेंटिटी, लेकिन 100 श्री जयदेव हट्टंगड़ी उसमें मैं चली जाती हूँ।
लेकिन अगर ऐसे आया श्री व सौ रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे अगर इनविटेशन आया तो श्री जाएंगे उनके साथ? नहीं जाएंगे, संकट हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है। तो वो तुझे इनविटेशन है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन औरतें ये नहीं सोचती, अगर हस्बैंड को इनविटेशन आया तो हम साथ में ही हैं ही। ये समाज की हमारी जो रचना है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब उस पे भी हमने मीन में क्या निकाला कि जो प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म के, उनको कौन जयदेव हट्टंगड़ी हो या कोई हो, रोहिणी हट्टंगड़ी वो जानते हैं ना। तो अगर मैंने जयदेव जी से कहा मत आओ आप, तो जयदेव जी नहीं आएंगे। जयदेव आ जाओ, वहां अपने ही लोग हैं, तो जयदेव जी आएंगे। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है जयदेव हट्टंगड़ी कौन है। अब जिनको पता है जयदेव हट्टंगड़ी कौन है और फिर भी उन्होंने जयदेव जी का नाम नहीं लिखा, तो वो नेसेसरीली नहीं आते थे वहां पे। बहुत सही। तो इसलिए हम जब बाद में जयदेव जी ने कलाश्रय नाम की एक संस्था भी स्थापन की थी, तो हम हमेशा ये रखते थे कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मालूम हो या दोनों वर्किंग हो तो हम दोनों के नाम लिखते थे इनविटेशंस पे हमारे। बहुत अच्छी बात। तो ये जयदेव जी ने वो तय किया था कि ऐसे करेंगे। जिनको मालूम ही नहीं है उनको क्या लेना देना है, छोड़ो ना, फिर मैं आऊंगा नहीं आऊंगा उनके लिए दोनों एक बराबर है। जी जी। तो फिर वो कभी कभी आते थे, जैसे मुन्ना भाई MBBS के प्रीमियर में मैंने कहा जयदेव आ जाओ, मजा आएगा तुम्हें। एक तो इतना बड़ा प्रीमियर होता है, विदु विनोद चोपड़ा तो स्ट्रगलिंग डेज थे उनके, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा विदु विनोद चोपड़ा को अच्छा ही लगेगा इतना, चल तो, और वो नया राजकुमार जी हैं उनको भी अच्छा लगेगा और तुम आए, चलो चलो मैं आता हूँ। नो, वहां पे आ गए तो वहां पे जो रिस्पेक्ट मिला वो मुझे मालूम था वहां पे मिलने वाला है उनको रिस्पेक्ट। अगर मुझे मालूम होता है ये घास नहीं डालने वाले तो मैं कभी नहीं कहती जयदेव जी से। मतलब ये है कि ये थोड़ा सा दोनों कलाकार होते हैं तो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है फैमिली को संभालने के लिए। जी जी। और दूसरा एक कर लिया था हमने कि बंबई में फिजिकली किसी एक ने रहना चाहिए। जैसे उनके काम से, वो वर्कशॉप्स के काम से या डायरेक्शन के, जैसे गोवा में गोवा कला एकेडमी के प्लेस करने जाते थे तो 1.5 महीना वो गोवा में रहते थे। कभी मैं 15-15 दिन आउटडोर पे जाती थी। तो हम ऐसे वो करते थे कि अगर जयदेव जी उस वक्त बाहर गांव है तो मैं मेरे प्रोड्यूसर्स को कहती थी ये जरा थोड़ा सा यहाँ वहां कर लो, मैं इसमें आ सकती हूँ। और कभी कभी फिल्म भी छोड़नी पड़ी है तो मैंने छोड़ी है फिल्म। बहुत सही। ऐसा भी नहीं है। अगर मुझे पता चला है ये इस दौरान मैं नहीं हूँ तो जयदेव जी अपना काम वो कर लेते थे। बच्चा होने के बाद वाली बात, जब असीम आ गए, जब असीम आ गया उसके बाद हमने ये तय किया था। और मेरे सास ससुर भी हमारे साथ ही थे तो वो भी था। हालांकि जब सास जी थी तो वो संभाल लेती थी असीम को, ऐसा वो नहीं आता था। लेकिन जब वो गुजर गई उसके बाद सिर्फ ससुर थे हमारे साथ, तो उनके लिए भी किसी ने रहना जरूरी था। तो असीम के लिए और हमारे ससुर के लिए किसी ने एक ने, तो नौकर तो थे लेकिन फिजिकली बंबई में होना जरूरी था। आप दिन भर काम करके रात को आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रात को किसी एक ने बंबई में होना जरूरी था। काफी मुश्किल रहे होंगे ये एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स होती थी, अपने आप हो जाती थी। असल में वो कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे था ही ना, तो इसलिए जयदेव जी को बहुत आदत थी, एक प्लानर घर पे रहता था। रोहिणी जैसे तुम्हारी डेट्स तय हुई ना, इस पे लिखा करो इस पे, तो मुझे पता चले कि कोई किसी का फोन आया तो मैं बता सकूं कि ये इसमें रोहिणी जी नहीं है यहाँ, या तो ये शूटिंग कर रही हैं या तो ये कर रही हैं। और अपनी डेट्स जैसे ही फिक्स हो जाती थी वो अपनी डेट्स लिखते थे। तो वो एक प्लानर हमारे घर पे होता था कि जो एक दूसरे की डेट्स ध्यान नहीं रखना पड़े, तो वो ऐसे एडजस्ट हुआ करता था कि चलो। और फिर दूसरी एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आफ्टर मैरिज औरतों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप घर को इकट्ठा रखो, अपने रिलेटिव्स को इकट्ठा रखो। तो ये होता था कि छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होते थे, समझो किसी के बच्चा हुआ है, नामकरण है, कहीं थ्रेड सेरेमनी है, शादी है, ऐसी बहुत सारी होती थी। तो आप देर से ही सही, लेकिन आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं जाऊं। बहुत सही। कि फिर पता चलेगा उनको, फिर एक हाथ कभी मैं नहीं हूँ बंबई में तो वो उनको खलेगा नहीं कि नहीं रोहिणी होती तो डेफिनेटली आ जाती। बहुत अच्छी बात। ऐसा जब वो कहने लगेंगे तो थोड़ा सा वो होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स, अपने ही लोग हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो समझ जाते हैं। आई मीन जयदेव जी कहते थे हमारी कम्युनिटी बहुत लर्नेड है, यानी सारस्वत,
तो वो समझ जाते थे, वो बहुत नैरो माइंडेड होते नहीं थे। अगर नैरो माइंडेड होती तो मुझे करने भी नहीं मिलता था ये सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल डेफिनेट। तो वो समझ जाते हैं कि रोहिणी, और वो आते हैं वहां पे, मैं रोहिणी होती हूँ वहां पे, कोई मेरे फिल्म्स का लगेज मैं नहीं लेके जाती हूँ। बहुत अच्छी बात। और वो समझते भी नहीं है फिल्म का लगेज। वाह वाह। रोहिणी उनके लिए रोहिणी है। जब ऐसा आपको रिसीव होता है तो आपको भी ऐसे लगता है कि कुछ करें। तो मेरे ख्याल में अपनी तरफ से ये करना बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है रोहिणी जी। जिस तरह की परिवार, समाज, करियर, इन सबको संभालने की और समझदारी से संभालने की बातें आपने की, तो ये बहुत अद्भुत लगी। और मुझे लगता है कि अभिमान वाली सिचुएशन ना आए वाला जो आपने एक वाक्य कहा था ना, वो एक क्यू है हमारे अगले गाने के लिए। बिल्कुल। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। देखो ना तेरे
चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में रोहिणी हटंगड़ी। उजाले उनकी यादों के। रोहिणी जी, गांधी आपके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है और मैंने सुना है कि इस फिल्म के लिए और भी बहुत सारे लोग होड़ या दौड़ या चुनाव में थे। ये कैसे हुआ था आपके जीवन में? असल में सर रिचर्ड काफी सालों से हिंदुस्तान आया जाया करते थे दिल्ली में। एक तो स्क्रिप्ट के सिलसिले में भी आते थे और लोगों को मिलने के सिलसिले में भी आते थे और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस देखने के लिए भी। तो ये हुआ था कि डॉली ठाकुर जो कोऑर्डिनेट कर रही थी बम्बई के एक्टर्स को, उसका एक दिन फोन आया। अब ये हुआ था, मैं मेरे एक रथ चक्र नाम के प्ले के लिए मैं टूर पे थी। मैं घर जब आई तो मुझे जयदेव जी की चिट्ठी मिली कि रोहिणी, अगर शाम को कुछ काम नहीं हो तो लेना मत, हमको मिलने जाना है। मैंने कहा किससे मिलने जाना है? सर रिचर्ड अटेनबरा का मिलने जाना है। सर रिचर्ड अटेनबरा, ये कौन है? ऐसे हुआ मेरा। एनीवे, जब जयदेव जी दोपहर में आ गए अपना काम से तो कहने लगे तुमने चिट्ठी मिली? मैंने कहा हाँ। तो डॉली ने ऐसे ऐसा बताया है, साड़ी पहन के आ जाओ, कॉटन की साड़ी पहनो और सेंटोर, एयरपोर्ट सेंटोर में मिलने के लिए बुलाया है वहां पे सर रिचर्ड आने। मैंने कहा सर रिचर्ड यानी? अरे तुमने ग्रेट एस्केप देखी है ना, उसमें उन्होंने काम किया था, एक्टर हैं और वो गांधी पे फिल्म कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। जयदेव जी का वो रीडिंग तो बहुत वास्ट था, उनको बहुत सारा पता होता था, तो उनको पता था वो करने वाले हैं। तो मैंने कहा आप भी साथ चलो मेरे। चलो मैं भी मिल लेता हूँ उनसे। तो हम सेंटोर होटल चले गए। वहाँ पे 7 बजे की फ्लाइट से मेरे ख्याल में सर रिचर्ड आ गए और 1 बजे उनकी लंदन की फ्लाइट थी। 5 घंटा बीच में थे तो मिल रहे थे लोगों को। हम उनके रूम में गए, चाय वाय पी और हमारे साथ कविता चौधरी और रूप कुमार राजदान, यानी करण राजदान। पहले वो रूप कुमार करके मुझे मालूम है पहला नाम है उसका, बाद में उसने करण राजदान किया। तो वो भी दोनों थे। अब वो भी हमारे जूनियर्स थे, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, थिएटर से थे और सर रिचर्ड खुद थिएटर से ही हैं। तो ऐसे कॉर्ड सी जमी और काफी सारी बातें हुई। नियरली 1 घंटा भर हम बात कर रहे थे, हम चारों मिलके। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में की बातें हुई, फिर थिएटर की बातें हुई, काफी सारी बातें हुई और फिर बाय 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 करके हम निकल आए वहां से। निकल आए तो दूसरे दिन फिर तार आया, क्योंकि फोन नहीं था हमारे पास जी। तो डॉली का तार आया, रिंग मी अप अर्जेंटली। हमने वाणी के पास जाके हमारे रिंग किया जी। तो डॉली को मैंने कहा डॉली, रोहिणी बोल रही हूँ। तो हाँ, कांग्रेचुलेशंस रोहिणी, यू आर सिलेक्टेड टू गो टू स्क्रीन टेस्ट टू लंदन। मैंने कहा हाँ क्या? अंग्रेजी में ऐसे फड़फड़ बोल रही थी वो। मैंने जयदेव जी को पकड़ाया, मैंने कहा जयदेव देखो क्या बात कर रही है, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे रथ चक्र के शोज हैं, यहाँ पे शोज है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो रुको रुको, शांति। जब मैं एक्साइटेड हो जाती थी जयदेव जी बहुत शांत हुआ करते थे। शांति रखो, मैं देखता हूँ, ऐसे करके बोला। तो ऐसे ऐसे हुआ है और कल बात हुई रिचर्ड से और रिचर्ड को अच्छी लगी है रोहिणी और फिट लगी है। ही हैज कॉल्ड फॉर स्क्रीन टेस्ट। हाँ तो वो तो ठीक है डॉली, लेकिन रोहिणी के पास पासपोर्ट नहीं है, लंदन कैसे जाएगी वो? अच्छा पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट अभी करके कौन रखने वाला था? अपनी फोटोग्राफ भी नहीं थी मेरे पास। तो बोली कि अच्छा
ऐसे करना, कल तुम दोनों आ जाओ मेरे पास। तो सुबह में हम चले गए, फोटोग्राफ्स वगैरह निकाली और उसने कहा कि चलो हम एप्लीकेशन दे देते हैं पासपोर्ट के लिए। मैंने कहा इतनी जल्दी पासपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये बात थी 14 जुलाई की और मुझे जाना था 20। 6 दिन में पासपोर्ट कौन देगा? इम्पॉसिबल है। मैंने कहा ये गया मेरा वो। तो कहने लगे तुम चुप रहो, मैं देखती हूँ क्या करना है। और फिर डॉली जैसी वो जाके एक दिन मुझे इमीडिएटली, मेरे ख्याल में दूसरे दिन जैसे ही एप्लीकेशन हमने दे दिया तो मुझे सीधा बॉस के पास लेके गए। कुछ दुबाड़कर ऐसे कोई नाम था उनका, शी हैज बीन कॉल्ड वगैरह ऐसे करके उन्होंने ऐसे चार्म कर लिया उनको। मैंने कहा डॉली तू ही कर सकती है। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। और साथ में लेटर्स भी थे, जैसे फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन थी तब, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन अनिल धारकर का साइन किया हुआ वो लेटर था। फिर सर रिचर्ड की वायर की शी हैज बीन कॉल्ड, ऐसे करके वो सारे प्रूफ्स ये ऐसे यानी गवर्नमेंट का भी उसमें थोड़ा सा वो था। फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो गवर्नमेंट की थी, तो वो सब लेटर्स वगैरह साथ में जोड़ के हमने एप्लीकेशन दिया था। तो एप्लीकेशन है और प्लीज आप कुछ भी कर लीजिए। अच्छा ये सब हुआ, अब जाने की तैयारी तो करो कम से कम। फिर क्या करना है, वहां पे जाके उन्होंने कहा कि एक आपको सीन भेजेंगे, उस सीन के मुताबिक वो सीन करना है आपको वहां जाके। हमने कहा ठीक है। फिर उस सीन की तैयारी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कॉटन की साड़ी लेके आओ। अब कॉटन की साड़ी, अब मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का दिमाग, तो मैंने कहा ये सारी तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कैरेक्टर करनी है, अगर साड़ी वो मांग रहे हैं तो सब कुछ चाहिए। तो मैंने कहा अब क्या करूं मैं। और अच्छा बीच में ये हुआ था कि इसके दौरान एक हमारा शो पड़ रहा था, तो कमलाकर सारंग, लालन सारंग, तो वो प्रोड्यूसर्स थे। तो दूसरे दिन चली गई इमीडिएटली सारंग के पास। मैंने कहा कमलाकर जी ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे लंदन बुलाया है और बीच में अपने ये 2 शोज है, एक सोल्ड आउट था उसमें से शो। मैंने कहा सोल्ड आउट शो कैसे करेंगे? तो कहने लगे रोहिणी तुम नसीब वाली हो। सोल्ड आउट शो वाले का आज ही सुबह में फोन आया कि उनको दूसरी तारीख चाहिए। वाह वाह वाह। और जो दूसरा शो है वो मैं लगाने वाला हूँ, अपने अंगावरसा बोलते हैं, मैं लगाने वाला हूँ, लेकिन उसकी एड गई नहीं है अभी। 4-5 दिन थे बीच में, एड नहीं गई है, वो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तुम जाके आओ। वाह वाह वाह। लेकिन अपना 26 तारीख का शो मत गवाना। मैंने कहा नहीं, मैं 2 दिन रह के वहां पे आ जाऊंगी, मैं ज्यादा दिन रहने वाली भी नहीं हूँ वहां पे। तो ऐसे करके फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मैं तैयारी थोड़ी सी करना चाहती हूँ। तो उसमें मैं 80 इयर्स ओल्ड वुमन का रोल करती थी जी। तो उसका ब्लाउज जो छोटे गले का, नहीं तो हमारे पास तो बड़े बड़े गले के ब्लाउजेस थे। मैंने कहा कस्तूरबा का, साउथ अफ्रीका का छोटा गला चाहिए, तो छोटे गले के ब्लाउज, फिर बैंगल्स और मंगलसूत्र और ये कुमकुम, ये सब तैयारी करके वहां मैं गई थी। तो वहां जाने के बाद एयरपोर्ट से होटल में जाते वक्त ले जाया गया मुझे सर रिचर्ड के घर हेलो बोलने के लिए, और थोड़ी सी चाय वाय पी। तो रिचर्ड ने एक इतनी बड़ी किताब, डिक्शनरी जैसी किताब निकाली, उसमें से एक फोटोग्राफ निकाला, ये बेन किंग्सले है, इसके साथ तुम कल करोगी तुम्हारी स्किन टेस्ट। मैंने कहा अच्छा। और वहां पे ऐसी, यानी वो डिक्शनरी वो एक्टर्स की डिक्शनरी थी। आई मीन इतने सारे लोग, 2 फोटोग्राफ्स, एक प्रोफाइल एक मग फोटोग्राफ, और नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन और अनुभव। ओहो, इतना सिस्टमैटिक काम। इतना सिस्टमैटिक काम था। मैंने कहा ये क्या है, डिक्शनरी है? हाँ, ऑल द एक्टर्स आर हियर इन दिस डिक्शनरी वगैरह ऐसे बोला। मैंने कहा अरे वाह। इतना, मैंने कहा अभी से ही इनके डिसिप्लिन का पता चल रहा है मुझे, कितना सलीके से काम करते हैं। वो देखा वगैरह, दूसरे दिन चले गए वहां पे। एक तो मैं टेंशन में थी, एक तो पहली बार हिंदुस्तान छोड़ रही थी, अकेली छोड़ रही थी। ऐसे देश में जा रही थी जहाँ पे हिंदी नहीं बोलता। कुछ अड़ गया तो अड़ ही गया, समझो। और चौथा, कोई टेस्ट ले रहा था मेरी, सब कुछ एक साथ मिला के टेंशन ही टेंशन थी, और अकेली सफर कर रही थी तो और भी ज्यादा। एनीवे वहां जाके ये सब वो हुआ, और फिर तैयारी तो मैंने पूरी कर के ली थी। तो जयदेव जी ने जाते वक्त मुझे बिल्कुल ऐसे, बैठो यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुनो, ऐसे करके मुझे पाठ पढ़ाया था। देखो रोहिणी, तुम थिएटर एक्टर हो, मराठी की हो, मराठी लोगों को बहुत ज्यादा करने की आदत है, तो
3 फुट पे कैमरा होता है, तो थोड़ा सा कम किया करो, दिमाग में सोचो और करो तो सही रहेगा। थोड़ा सा जस्ट कर्ब योरसेल्फ, क्योंकि ये फिल्म है, थिएटर नहीं है। ये दिमाग में रख के काम करो, तुम काम तो अच्छा करोगी, लेकिन ये दिमाग में रखो। ये सारा भर दिया था, फिट इन हो गई थी बात। और फिर वहां गई, फिर 4 साड़ियां मैं लेके गई थी। उसमें से एक खादी की थी, प्लेन खादी की, जो नहीं मिल रही थी, और फिर भी मैंने ऐसे ढूंढ निकाली थी खादी भंडार में, तो वो लेके गई थी। तो सर रिचर्ड को पूछा, मैंने कहा कौन सी साड़ी पहनते हो, आप ही बताइए। तो हंसे और वो खादी वाली साड़ी, हाँ ये पहनो। तो वो पहनी, सब बताया कैसे बालों का कैसे करना है। हेयर ड्रेसर वगैरह थी, मेकअप मैन था, तैयार वगैरह हो गई गुजराती साड़ी पहन के, और नीचे आ गई। तो देखते रह गए, यू आर लुकिंग एग्जैक्टली लाइक कस्तूरबा। मैंने कहा वाओ। तो कम आई इंट्रोड्यूस यू टू बेन किंग्सले। तो बेन के रूम में हम गए, वो भी तैयार हो रहा था। बेन दिस इज रोहिणी, रोहिणी दिस इज बेन, आप एक दूसरे के साथ काम करने वाले, जस्ट अ मिनट आई सी वेदर एवरीथिंग इज रेडी। ऐसे करके निकल गए। मैंने कहा अभी मैं क्या करूं यहाँ पर। बैठी रही। अच्छा, हम एक्टर्स को तो आदत है, अगर सीन करना है तो एक बार हम सीन बोल लेते हैं, चल यार बोल लेते हैं सीन। इसको क्या कहूँ, ये तो ब्रिटिश यहाँ पे, हाँ नहीं, यहाँ पे क्या तरीका है मुझे मालूम नहीं था। मैं सोच रही थी मुंह खोलूं नहीं खोलूं। तो इतने में बेन ही बोल उठा, नहीं जस्ट शुड बी डू आवर लाइंस फर्स्ट। मैंने कहा यस, इमीडिएटली हाँ कह दिया। मैंने कहा वहां से जो हमारे बन गई केमिस्ट्री, तो वो आखिर तक फिल्म खत्म होने तक वैसी की वैसी बनी रही। वाह वाह। तो हमने 1-2 बार लाइनें पढ़ी, और फिर उतने में बुलाने आ गया एडी। वहां पे जाके फिर बाकायदा जैसे सीन शूट करेंगे, मेड, क्लोजअप, ये वो, ओवर द शोल्डर, सब उन्होंने वो किया। सिर्फ ये था, एक बेंच था और एक तकिया लोड था, यानी गदेला और तकिया था, और इतना ही था। अब इस पे आप कर लो जो करना है। ऐसे करके फिर हमने वो सीन किया, बाकायदा सीन शूट हुआ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा और मेकअप करके बूढ़े इस पे वो भी फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए, और वहाँ पे खत्म हुई मेरी स्क्रीन टेस्ट शाम को, और मैं वापस चली आई। असल में ये बताना भूल गई कि 2 और पेयर्स थी हमारे साथ, एक तो नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल। ओहो, इतना स्ट्रॉन्ग पे। हाँ, और जॉन हर्ट और भक्ति बर्वे। ऐसे 3 पेयर्स थी उनके साथ। सब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, क्योंकि स्मिता को तो 1 साल से वो जानते थे। स्मिता की सारी फिल्में देखी थी, और स्मिता है ना आने वाली थी कहीं और से, वो चेकोस्लोवाकिया में थी और वो डायरेक्टली आने वाली थी। और भक्ति और नसीर दूसरे दिन निकलने वाले थे, क्योंकि मेरी स्क्रीन टेस्ट पहले दिन उन्होंने रखी थी, एक दिन छोड़ के फिर नसीर और स्मिता की और इनकी थी स्क्रीन टेस्ट। मेरी तो हो गई, और जिस दिन मेरी चल रही थी तो नसीर और भक्ति आ गए, और जैसे ही मैंने नसीर को देखा, एक तो सीनियर मेरा, जैसे ही देखा कोई अपना आ गया है, मैं दौड़ के जाके उसके पास हाय नसीर करके हाश हुआ मुझे। तो कहता है यार ये कौन है एक्टर? मैंने कहा बेन किंग्सले नाम का है एक्टर यार, यहाँ का ही है, और यार ही इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक गांधी यार। मैंने कहा हाँ। क्योंकि बाद में मैंने फोटोग्राफ्स देखे, उन्होंने तीनों पेयर्स को अलग अलग कॉस्ट्यूम्स दिए थे। मेरे ख्याल में स्मिता को और नसीर को वो पगड़ी और वो वाला कॉस्ट्यूम था, हमें साउथ अफ्रीका का कॉस्ट्यूम दिया था। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने। एनीवे, तो एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन हमको हॉलीडे था, तो हॉलीडे के दिन सर रिचर्ड ने हमको चारों लोगों को डिनर पे बुलाया था, स्मिता, भक्ति, मैं और नसीर। तो बार बार सर रिचर्ड कह रहे थे स्क्रीन टेस्ट वाज गुड, स्क्रीन टेस्ट वाज गुड। मैंने कहा 4 बार बोल रहे हैं, मैं पूछ लूं क्या? एक बार तो सही पूछ लेती हूँ, मैं देख सकती हूँ क्या? मैंने कहा सर कैन आई सी माई स्क्रीन टेस्ट? यस डार्लिंग, आई वॉन्ट यू टू सी योर स्क्रीन टेस्ट वगैरह। कल सुबह में आ जाओ, मैं गाड़ी भेजता हूँ, सुबह में आ जाओ, यहाँ पे ही देखनी है स्क्रीन टेस्ट। यानी क्या 3 मिनट का सीन था वो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे करके बैठी थी, क्रॉस द फिंगर्स करके बैठी थी, और स्क्रीन टेस्ट शुरू हुई। मैंने देखा यार यहाँ पे ऐसा नहीं, थोड़ा सा कम करना चाहिए था। अरे बाप रे, यहाँ ऐसे किया मैंने, ऐसे करती तो क्या, यानी वो होती रहती है। क्योंकि खुद को स्क्रीन पे देखने की कम आदत थी मुझे। जी। उससे पहले 2-3 ही फिल्में हुई थी मेरी, और वो भी छोटी छोटी। बाद में स्क्रीन टेस्ट खत्म हुई, देखा मैंने, मैं चुप थी। बाहर आते आते सर रिचर्ड पूछते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ?
और मैं क्या कहूँ, व्हाट डू आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, मैंने ऐसे ही बोल दिया, आई थिंक आई वॉज डूइंग अ बिट टू मच, नो। अभी मैं सोचती हूँ मैंने कहा क्या बोल गई थी मैं। तो सर रिचर्ड हंसे और बोले कि हाँ यस डार्लिंग। फिर वो उन्होंने वही कहा जो जयदेव जी ने बार बार मुझे बम्बई में कहा। तो बहुत अच्छी बातें की उन्होंने कि ऋणी ऐसे होता है, फिल्म मीडियम ऐसा है। तो काफी लंबी 10 मिनट तक बात करते रहे। फिर वापस चली आई। वापस चली आने के बाद फिर उसी दिन मेरे ख्याल में उनका फोन आया था कि यू मस्ट कट योर वेट कम करो, क्योंकि तुम्हें तब हम बताएंगे, वेट कम करो उसके बाद बताएंगे, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन सर रिचर्ड हैज आस्क्ड यू टू कट डाउन ऑन योर वेट। अभी वेट मेरा कितना था, मुझे सिर्फ 10 किलो कम करना था। आई मीन एज के हिसाब से आई वॉज ओवरवेट, पूरी जिंदगी ओवरवेट रही हूँ, वो अलग बात है। लेकिन उस वक्त कम करने के लिए बोला था। तो फिर मैंने कहा ओके, मैंने कहा लेकिन डॉक्टर के पास जाके वेट कम करना है, क्योंकि 1 महीने में अगर 10 किलो कम करना है, इट्स नॉट इजी थिंग। सिर्फ डाइटिंग से मैक्सिमम 4 किलो आपका कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो डॉक्टर को कंसल्ट करना था। डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए मेरे पास नहीं है पैसे, हम तो स्ट्रगलर्स थे उस वक्त। जी जी। मैंने कहा इतने पैसे नहीं है। और मेरे ख्याल में बात की उन्होंने, तो हाँ चलो ठीक है जो भी है, और उनको तो पीनट्स होगा तो हम दे देते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा ओके, अगर मैं कम हो सकती हूँ तो हो जाती हूँ। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने देखा और फिर बताया कि हाँ यू आर ऑन। क्या बात है। लेकिन उन्होंने ये वो किया कि आप किसी को मत बताना, हम ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहते हैं। और उन्होंने और एक बहुत अच्छी बात कही सर रिचर्ड ने कि मुझे बाकी लोगों को जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको खत लिख के पहले मुझे बताना है, उनको बाहर से पता नहीं होना चाहिए। दैट विल बी अनएथिकल। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा यस प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ मेरे हस्बैंड को बताऊंगी। तो हाँ दैट इज ऑल राइट, बट और किसी को मत बताना। तो मैंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे प्रोड्यूसर को तो बताना पड़ेगा, अगर मुझे नाटक छोड़ना है मेरा तो उनको कम से कम 20 दिन तो चाहिए किसी और को तैयार करने के लिए, शो तो नहीं रुक सकता है। तो बताया कि हाँ ठीक है, हम जल्दी ही कर लेंगे, तब तक उनको भी बताओ, आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो उन्होंने खत लिखे, भक्ति को, स्मिता को खत लिखा। एंड स्मिता वाज मैग्नेनिमस इनफ कि वापस उन्होंने, स्मिता ने सर रिचर्ड को खत लिखा कि हाउ डिसीजन टू टेक रोहिणी इज हाउ अप्रोप्रिएट इट इज करके। क्या बात है। बिकॉज स्मिता मेरी थोड़ी सी ट्यूनिंग थी उससे पहले भी और बाद भी। स्मिता भी पूना की है, हमारे ही स्कूल की। एनीवे फिर भी शी वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। स्मिता जेम ऑफ अ पर्सन। तो ऐसे इस तरह से मैं गांधी के लिए चुन ली गई के लिए। स्मिता जी की याद आई है, तो क्यों ना यहाँ स्मिता जी का गाना सुना जाए। हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर गांधी की कुछ और बात करते हैं जी। स्मिता पाटिल का कौन सा गाना सुना जाए? मुझे तो मराठी का ही याद आ रहा है अभी। लेकिन गाना तो हिंदी चुनना पड़ेगा। आखिर क्यों सुने? दुश्मन न करे। आखिर क्यों फिल्म का ये गाना सुनते हैं? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है।
गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम दिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। रोहिणी जी, कस्तूरबा की भूमिका के लिए चुना जाना जितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, स्क्रीन टेस्ट और वो सारी चीजें, उसके बाद जो असली चैलेंज शुरू हुआ और पूरी शूटिंग किस तरह से आपने की, क्या आपको लग रहा था कि ये एक लेजेंडरी किरदार आपके लिए बन जाएगा? खैर, जब मैं ये किरदार कर रही थी तो एक तो जाहिर ही था कि हमको अपना खुद का होमवर्क करना है, रिसर्च जो करना है, जो स्क्रिप्ट में तो लिखा ही था काफ़ी सारा, लेकिन जो और भी बातें होती हैं जो एक्टर के लिए मायने रखती हैं वो तो हमको हमारी ही करनी पड़ रही थी। तो होमवर्क तो हमने बहुत सारा किया था। मैंने पढ़ने की कोशिश की, कस्तूरबा पे कुछ मटेरियल मिलता है क्या, लेकिन मुझे सिर्फ 2 किताबें मिल पाई कस्तूरबा पे। एक तो हमारी बा और जो मनमालाबेन पारिख ने लिखा था, और बा और बापू की शीतल छाया में ये सुशीलाबेन नायर ने लिखा था। ये 2 ही किताबें मुझे सिर्फ कस्तूरबा पर मिली। बाकी गांधी जी के ऊपर इतनी सारी किताबें हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आ जाता था कस्तूरबा का, लेकिन उनका रहन सहन कैसा है, जो एक्टर के लिए मैंने कहा जरूरी बात है कि वो बिंदी कितनी बड़ी लगाया करती थी, या पल्लू कितना आगे लेती थी, या किस तरह से साड़ी पहनती थी, उनके पास हमेशा एक रुमाल होता था, ये सारी बातें वो कौन बताएगा हमको? तो वो या तो डॉक्यूमेंट्री से आपको पता चले, लेकिन गांधी जी के डॉक्यूमेंट्री में कस्तूरबा कितनी आएंगी, जी, बिल्कुल, वो भी एक था। तो उसकी वजह से ये मनमालाबेन पारिख जो काफ़ी उस वक्त थक चुकी थी, बहुत ओल्ड हो गई थी, तो वो दिल्ली में थी। तो मुझे ऐसे पता चला, हमारे ही सेट डेकोरेटर्स करके काम कर रहे थे, हमारी बहुत अच्छी सीनियर अमाल अलाना और निसार अलाना, ये कपल, वो सेट डेकोरेटर्स करके काम कर रहे थे। तो उन्होंने उनको ढूंढ निकाला, तो उन्होंने कहा रोहिणी ऐसे ऐसे है, वो है, अगर तुम चाहती हो तो मैं एक अपॉइंटमेंट लेके रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है, शाम को अपॉइंटमेंट ली थी उनकी। अब उनको मनमाला जी को शूटिंग क्या है, क्या बना रहे हैं, कुछ मालूम नहीं ना, तो वो थोड़ा सा, मैंने कहा मैं क्वेश्चनर लेके जाती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए उनसे। तो तब तक उन्होंने भी थोड़ा सा पूछ लिया था, सेट डेकोरेटर से तो किचन में क्या होता था, कहाँ से मिलेगा ये वो सारा उन्होंने, तो थोड़ी सी आइडिया थी उनको कि गांधी पे फिल्म बन रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसी लगाती थी, बिंदी कितनी लगाती थी,
तो बिंदी एकदम छोटी लगाती थी वो। और मैंने कहा गहने तो उतारने के लिए बोला था, तो नहीं, गहने वो तुलसी माला एक तो रखती ही रखती थी गले में, और हाथ में उनके लाल बंगड़ी होती थी, एक लाल चूड़ी, और वो भी जो गुजराती स्टाइल की होती है ना, थोड़ी सी मोटी सी, और बीच में एक उसके सोने की पट्टी होती थी। अब वो सोना पहनना नहीं है, वो सोने की पट्टी निकाल के वो लाल बंगड़ी पहनती थी, वो कड़ा जैसी होती थी। तो वो बंगड़ी होती थी उनके हाथ में, क्योंकि हाथ खाली नहीं रखते हैं सुहागने। तो और बिंदी एकदम छोटी सी ऐसी लगाती थी। मैंने सोचा था बड़ी बिंदी, क्योंकि मेरी दादी के जमाने की तो हमने सोचा था बड़ी बिंदी होगी, लेकिन छोटी सी बिंदी लगाती थी। और फिर मैंने वो सारा पूछा कि आश्रमवासियों के साथ कैसे व्यवहार होता था, बहुत चिढ़ती थी क्या, नहीं चिढ़ती थी क्या, शांत होती थी क्या। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आम औरतों जैसा व्यवहार होता था उनका। चिढ़ने की जगह चिढ़ती थी, ना चिढ़ने की जगह नहीं चिढ़ती थी, लेकिन बहुत ही इंडिपेंडेंट ऐसे ख्यालात की थी कस्तूरबा जी। तो उस दौरान मुझे ऐसे लगने लगा कि कितनी बड़ी हस्ती थी वो, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मैंने पेडर रोड पे ये रहती है डॉली ठाकुर, आते आते मणिभवन गई, वहां से सत्या से प्रयोग मराठी में आत्मकथा गांधी जी की वो खरीदी और घर आई। मैंने कहा पहले ये पढ़ती हूँ मैं, जी नहीं तो हमको गांधी जी पता थे सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में, बिल्कुल सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उन्होंने क्या थे, उससे पहले वाले गांधी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे मुझे लगता है एज अ पर्सन। तो वो थोड़ा सा उनका प्रवास जो था पूरा, तो वो पढ़ने के बाद फिर ये लगा कि कितने स्थित्यंतर बोलते हैं हम, जो परिस्थितियां बदली और उसके साथ कितने बदलावों से गुजरती हैं कस्तूरबा जी। तो उससे ये पता चलता है, और हर वक्त वो कहती तो थी कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, वो विरोध तो प्रकट करती थी, लेकिन उसके बाद वो एक्सेप्ट भी करती थी। तो जो गांधी जी उनको समझाते थे, शायद समझा रहे होंगे जी, शायद वो खुद समझ रही होंगी, लेकिन जो भी है वो समझ रही थी। इसलिए मुझे अल्टीमेटली ऐसे लगा कि कस्तूरबा जी कभी उनके पीछे ड्रैग नहीं हुई, वो हमेशा चल के गई हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है ये कस्तूरबा जी के बारे में। और उससे कस्तूरबा जी के बारे में जो मेरा क्या कहते हैं, जो अज्ञान था मेरा खुद का अज्ञान था। कस्तूरबा जी तो सिर्फ कस्तूरबा जी थी, लेकिन ये सारा देखने के बाद जैसे पूरी शख्सियत सामने आती है, पूरी शख्सियत सामने आई जब उनको स्टडी कर रही थी तब। और तब मुझे ये पता चला कि वो घसीटती नहीं चली गई कभी, वाह, वो गांधी जी के पीछे हमेशा चली है। और ये बात मैंने वो दिमाग में रखी थी कि ये ऐसे मैं इंटरप्रेट करूंगी उसको। अल्टीमेटली हमको वो करना था जो स्क्रिप्ट में ही लिखा था, के दायरे में ही काम किया जाता है। तो वो, और दूसरी बात वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो सूत यानी चरखा चलाना। तो वो भी आपको सीखना पड़ा। हाँ, वो तो सीखना पड़ा। जो एक मिस्टर एंड मिसेस हांडा करके वहां पे थे दिल्ली में ही, खादी ग्राम उद्योग में उसमें काम करते थे, तो वो हमको सिखाने आते थे चरखा और अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशंस में टीज एंड डीज एंड डब्ल्यूज एंड वीज। नहीं तो हम टी डी डी वो थोड़ा सा करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, उसके बारे में ये दो चीजें मुझे वहां पे यानी उसके लेसन्स लेने पड़े। ये ऐसी तैयारी करके फिर कस्तूरबा जी के पूरी शख्सियत हमारे सामने आती है। और तब जो वहां पे डिसिप्लिन थी, एक तो यूनिट सारा वहां का था, अंग्रेजी था, और अंग्रेजी लोग डिसिप्लिन के बारे में कितने पक्के होते हैं वो हमें पता था। तो एक तो वो, और कोई भी चीज टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, फुल डिवोशन की। अगर आता है तो आता है, लेकिन वो वहां होना चाहिए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आया तो चांसेस नहीं लेते थे। क्या बात है। ये सारी चीजें तब पता चली। और समय के पक्के होते हैं। अगर आपका शिफ्ट अगर बढ़ रही है
तो दे यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि रोहिणी जी शिफ्ट 8 बजे तक है हमारी आज। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम होटल में ही रह रहे थे। जी। तो ठीक है भैया, जब तक काम करते हैं करते रहो। लेकिन वो आके बताते थे कि थॉरली प्रोफेशनल। अगर 6 बजे है यानी मुझे पहले ही दिन 5 मिनट लेट हुआ तो मेरे रूम में फोन आया था, रोहिणी या 5 मिनट लेट। रोहिणी बाद में 10 मिनट पहले ही जाके बैठती थी वहां पे। सही। गांधी फिल्म के अंग्रेजी संस्करण के डायलॉग हम आपके लिए लेकर आए हैं, पहले इन्हें सुना जाए। Sora was sent to tell me I must rake and cover the latrine. That's right. Everyone takes their turn. I'm your wife. The others may follow you. But you forget. I knew you when you were a boy. It's not me. All right, then go. Oh, no! Have you no shame? I'm your wife. What's the matter with me? You are human. Only human. And it's even harder for those of us who do not even want to be as good as you do. उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं टेलीविजन, फिल्मों और रंगमंच की जानी मानी अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर शशांक काटदरे, संयोजिका तनुजा कानड़े। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत कर रही हैं कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।